नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी संभल में सीएम योगी की राहुल गांधी पर लगाई नो एंट्री की, महाराष्ट्र सीएम को लेकर देश में मचे उथल पुथल की, और मिल्कीपुर सीट उपचुनाव पर बीजेपी और सपा की शुरू हुई अग्नि परीक्षा की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत चीन संबंधों में हो रहा सुधार, लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों पर लगी मोहर, लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ी। असम में कांग्रेस नेताओं का प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सत्य और न्याय की स्थापना मां चंडी ने की, यही इन नए कानूनों का आधार, चंडीगढ़ में बोले पीएम मोदी। ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप। चिन्मय दास के वकील पर कट्टरपंथियों ने किया हमला, आईसीयू में भर्ती। सिगरेट कोल्ड ड्रिंक पर महंगाई की तलवार, जीएसटी बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी की बहन न्यूयॉर्क में गिरफ्तार, आग लगाकर एक्स बॉयफ्रेंड को मारने का आरोप। शादियों के सीजन में सोने चांदी के रेट में बदलाव, 500 रुपए सस्ता हुआ 10 ग्राम सोना। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 120 अंक की बढ़त, निफ्टी 24,300 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बीते 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा तो आपको याद ही होगी। जी हां, वही हिंसा जिसकी आग अभी तक सुलग रही है। धर्म के नाम पर शुरू हुए इस विवाद ने अब राजनीति का रूप ले लिया है। संभल हिंसा को लेकर जहां एक और विपक्षी लगातार हमलावर है, तो वहीं संभल जाने की कोशिश कर वहां के विवाद को बढ़ाने में लगे हैं। इसी बीच खबरें हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संभल में डीएम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। डीएम के आदेश के मुताबिक प्रतिबंध जारी रहेंगे और राहुल गांधी पर भी लागू होंगे, यानी कि बाकी लोगों की तरह राहुल गांधी भी संभल नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें, संभल में मुगल बादशाह बाबर के दौर में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे ये विरोध हिंसा में तब्दील हो गया, जिसमें 4 मुस्लिम युवकों की मौके पर मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि इन लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है और ये लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप एकदम गलत हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद के स्थान पर कभी कोई मंदिर नहीं था। इसी बीच कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के दंगे थे, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है और ये आपको भी समझना होगा कि ये जो हिंसा है ये हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं, 2 धर्मों के लोगों के बीच नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि ये हिंसा तब हुई जब मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए लोग हिंसक हो गए और भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और इस हिंसक टकराव में हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी। फिलहाल रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की ओर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम तरह की अटकलें जारी हैं, लेकिन अभी कोई नाम तय नहीं हो पाया है, जबकि दूसरी तरफ 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महायुति गठबंधन में अभी फैसला नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और पीएम मोदी व अमित शाह ने भी उनके फैसले को मंजूर कर दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कह दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बारी है। जी हां, महाराष्ट्र के चुनाव और नतीजे, मुख्यमंत्री की अटकलों से जुड़े एक सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपानी ने कहा है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इसीलिए उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार सीएम के लिए भारतीय जनता पार्टी की बारी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये प्रोग्राम मुंबई के आजाद मैदान में होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है और इसी के साथ 5 दिसंबर को सीएम के चेहरे से भी पर्दा उठ जाएगा। और अगर वाकई इस बार सीएम बीजेपी की तरफ से हुआ तो महाराष्ट्र की सियासत में रोचक बदलाव देखने को मिलेंगे। खैर, खबरें अब तक में बढ़ते हैं अब अगली रिपोर्ट्स की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने एक बार फिर शानदार वापसी की है। तो वहीं इस बार उपचुनाव ने अभिमान के हाशिए पर बैठे अखिलेश यादव को जमीनी हकीकत से रूबरू करा दिया है। जी हां, सही सुना आपने। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा को सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि अखिलेश हार से अभी उभर ही नहीं पाए थे कि अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव का शंखनाद हो गया है। मिल्कीपुर सीट का रास्ता भी साफ हो गया है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। उधर मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी और सपा दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जहां एक और जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और उसके लिए अब मिल्कीपुर सीट जीतना एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता के नारे के साथ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है और सपा ने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने के उद्देश्य से पीडीए पर दांव लगाया है। फिलहाल ये सीट अयोध्या से जुड़ी होने के नाते सबकी निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस पर जीत हार देश की राजनीति पर असर डालेगी। उपचुनाव के नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना सपा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है, जबकि सपा अपने पीडीए के फॉर्मूले पर भरोसा कर सकती है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। संबल हिंसा को लेकर जहां देश की राजनीति में बीते कुछ दिनों से सड़क पर गर्मी दिख रही है, वहीं ये मामला अब संसद में भी गर्माहट देने लगा है। जी हां, आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल काटा। अखिलेश यादव संबल हिंसा पर बोलने के लिए मंगलवार को पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास चंदोसी कोर्ट के कागजात भी थे। साथ में उन्होंने अपने वोट बैंक को भी साधने की पूरी तैयारी कर रखी थी। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही संबल हिंसा पर अखिलेश को बोलने की अनुमति दी, अचानक ही अखिलेश यादव के पीछे की सीट का नजारा बदल गया। अखिलेश यादव की सीट के पीछे पहले फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे थे, लेकिन उनके भाषण शुरू होते ही संबल के सपा सांसद जियाउर्रहमान उर्फ भी अखिलेश के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गए। अखिलेश ने जोरदार भाषण तो दिया ही, साथ में इस दौरान अपना वोट बैंक भी साध लिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है
और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। आपको बताते चलें, संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने समाजवादी के सांसद जिया-उर-रहमान और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे शोएल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया है। इन लोगों पर लोगों को भड़काने का आरोप है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं आगे और जाते जाते आपको एक खास मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। आज सारे सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं और लिखा जा रहा है कि दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे भी बुर्जा देवी का मंदिर हो सकता है, आप वहां भी एक सर्वे करवा लीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पेरिस में आईफिल टावर के नीचे भी इफ्ला देवी का मंदिर हो सकता है, प्राचीन इफ्ला देवी का मंदिर होगा, वहां पर भी खुदवाई करवा के इसका सर्वे कराना चाहिए, ये कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखा है कि ये दावे स्वामी रामभद्राचार्य ने किए हैं, जबकि उनमें से किसी भी दावे में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इससे आपको क्या पता लगेगा, क्या पता चलेगा, ये सारे लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और ये लोग हिंदू धर्म को कैसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे ऐसा लगता है कि हिंदू समुदाय के लोग मस्जिदों के नीचे जो मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, ये सारे दावे असल में गलत हैं, काल्पनिक हैं और झूठे हैं। आज हम यही कहेंगे कि ये दावे बहुत गंभीर है, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ऐसी पोस्टों को तुरंत हटा देना चाहिए और जो लोग लिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक खास धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो भावनाएं आहत होती हैं। सरकारों को भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर एक खास धर्म के लोगों का इस तरह का अपमान न किया जाए। हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा करने से मुसलमान और अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि पूरे देश में आग लग जाएगी, तब वक्फ बोर्ड जब हिंदुओं के मंदिर गांव और इलाकों पर अपना दावा करता है तो इस खतरे में हिंदू क्यों नहीं आता? क्यों नहीं कहा जाता कि हिंदुओं को भी खतरा हो सकता है या हिंदू खतरे में आ जाएगा? तब देश में आग क्यों नहीं लगती? आप जरा सोचिए, जब इस्लाम धर्म ही 1400 वर्ष पुराना है तो 1500 वर्ष पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो सकता है? ये सोचने का विषय है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया पर ज़रूर बताइएगा। तब तक जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो आपको सोचने के लिए बाध्य करेगा। एक बार जरूर सोचिएगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर हैं या गांव वक्फ बोर्ड के हैं, जरा सोचिएगा। नमस्कार।